हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज इस वीडियो में शुरू करेंगे हम सेक्शन सी के डिटेल्ड सॉल्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी के कहाँ से कौन कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रॉपर पैराग्राफ्स, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो। और आपने आई होप सो आपको समझ आ गया हो कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। मैंने सेक्शन ए के प्रॉपरली सब आपको एक्सप्लेन किए हैं, सेक्शन बी भी कवर हो चुका है पिछली वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी नहीं देखा है, जल्दी से देख लो। सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस इन डेप्थ एक्सप्लेन किए हैं विद एनसीईआरटी के सारे पैराग्राफ्स, जहां जहां से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं ईच एंड एवरी चीज। तो जरूर देख लेना, इस वीडियो में सेक्शन सी कवर होने वाला है। एंड अगर आप इस चैनल पर आज नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो 27th क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं, ठीक है। 27 से लेके 33 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क्स के हैं सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है 27th क्वेश्चन। द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है जी। तो आपको एक इक्वेशन दी है, देख के ही पता लग रहा है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्ट करके मैंगनीज और Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हीट रिलीज हो रही है। तो ये थर्मेट रिएक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। दो ही रिएक्शंस थे, एक MnO2 के साथ था और एक Fe2O3 के साथ था। दोनों ये जो कंपाउंड्स हैं ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट रिलीज होती है काफ़ी ज़्यादा, और इससे थर्मेट रिएक्शन कहा जाता है। तो ए पार्ट में वो कह रहा है कि गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। इसे थर्मेट रिएक्शन क्यों कहा जाता है? अब ध्यान से, बी पार्ट भी पहले आपको बता देता हूँ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। एंड सी पार्ट वो पूछ रहा है कि ये रीज़न दीजिए कि क्यों एल्यूमिनियम को ही यूज़ किया जाता है थर्मेट रिएक्शंस में, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये ना हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन है। हाइब्रिड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये दो चैप्टर्स का मिक्स करके बनाया गया है। पहला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला हो गया और दूसरा हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे सेम इक्वेशन MnO2 प्लस Al गिव्स Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट, यही आपसे डायरेक्टली पूछ लिया ना सैम्पल पेपर में। तो वही है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन ध्यान से समझो, सब आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। सबसे पहली चीज तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, वो अपने से कम वाले रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड ये इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि जो मेटल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मेल्ट हुए हुए प्रोड्यूस होते हैं। मतलब दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन प्रॉपर सॉलिड कोल्ड स्टेट में, नहीं, मोल्टन स्टेट में ये मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे कि आप ये MnO2 और Al जब रिएक्ट कर रहे हैं तब मैंगनीज बन रहा है, इस वाली रिएक्शन में आयरन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो आयरन है या ये जो मैंगनीज है ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन मतलब मेल्टेड फॉर्म में, और गरम गरम मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है। और इसीलिए ये जो मेल्टेड फॉर्म है इट इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, या फिर जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं ये मोल्टन मेटल्स। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो इसीलिए इसको थर्मेट रिएक्शन कहा जाता है। सो आप इसमें ये लिख सकते हो, बिकॉज दिस रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मेटल्स प्रोड्यूस्ड आर इन मोल्टन स्टेट्स विच आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। सो यू विल गेट फुल 1 मार्क, ओके। साथ में बी पार्ट वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। ये बताने से पहले ना मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी देना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है। अब जैसे कि हम पहले ये वाले रिएक्शन देखते हैं, ZnO प्लस कार्बन गिव Zn प्लस CO, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस? मैंने आपको हमेशा कहा है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसको दूसरी फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड
बेस्ट चीज़ पता क्या रहती है, अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन में ये होता है, एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे की रिडक्शन करता है खुद की ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है हम कहते हैं कि वो है सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑब्वियसली यार, कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस इज दैट जिसकी रिडक्शन हो रही है तो उसको हम यही बोलेंगे ना कि दैट इज, इट इज दैट सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली जिसकी रिडक्शन हो रही है वही तो रिड्यूस हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, ZnO से Zn बनना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना, मतलब इसकी क्या हो रही है, इसकी हो रही है रिडक्शन। बिकॉज रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन हटा तभी तो जिंक अकेला यहाँ पे रह गया ना प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्टेंट साइड पे ZnO क्या हो गया हमारा, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू जिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, देखो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन लगा हुआ ना कार्बन के साथ, तो यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज हैपेंड टू दिस कार्बन। तो रिएक्टेंट साइड पे इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO इन द प्रोडक्ट साइड। बात समझ में आई? तो अब आपको समझ में आ गया ना, व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन। व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड। एंड इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू व्हाट, जिंक। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्यों मैं ऐसे कह सकता हूँ? क्योंकि ऑक्सीडेशन का हर बारी मतलब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन ऐड ही हो रही है। ऑक्सीडेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। अब ध्यान से देखो, HCl में से H निकल गया और सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन बचा है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। और अगर मैं MnO2 की बात करूँ, MnO2 में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी जगह Cl2 आ गया है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू MnCl2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूव होने को रिडक्शन कहते हैं, मतलब MnO2 की रिडक्शन हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब तो ये बताना बहुत ही आसान आ जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है एंड कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पे एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, यानी ऑक्सीजन ऐड हुई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनियम इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, एल्यूमिनियम। वहीं अगर मैं बात करूं MnO2 की, इसमें से ऑक्सीजन हट गया और क्या बचा, Mn बचा अकेला। ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन होना, मतलब MnO2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मतलब MnO2 इज दैट सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है? सो वी हैव आइडेंटिफाइड द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। नहीं, सी पार्ट कह रहे गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्मेट रिएक्शंस। बहुत आसान है यार, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है थर्मेट रिएक्शन, दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वही होंगे ना जिसमें अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो इसलिए एल्यूमिनियम का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाता है इसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम MnO2 को Mn को MnO2 से डिस्प्लेस करके Al2O3 बना दे रहा है ना, और Mn बेचारा अकेला बच जा रहा है। तो एल्यूमिनियम इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, एल्यूमिनियम इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो बात समझ में आ रही है? तो यही रीज़न आप दोगे कि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव, या आप कहो कि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज इसमें इसको ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, या सिंपली लिख दो यार इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है Fe एंड मैंगनीज से। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप आंसर की देख सकते हो कि 1 हाफ ऑफ मार्क कैसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। आपको आई होप से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है। अब 28th क्वेश्चन देखो, बड़े क्वेश्चन है इसलिए एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा मुझे भी। अब ये तो है नहीं मैं ऊपर ऊपर से बता दूँ आपको भी समझना है, तो ये तो नहीं होने वाला ना। प्रॉपर डेप्थ में समझेंगे तभी आपको बार बार ये वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, एक बार ही देखो, नोट्स बनाओ, सैम्पल पेपर में लिख लो साइड पे जो जो आपको पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, बस हो गया। सैम्पल पेपर अच्छी तरह से हो गया है ना। 28th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट M विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 कंबाइन सेपरेटली विद क्लोरीन सल्फेट अनायंस, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो मुझे क्लियरली मेंशन्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। ये देखते ही मुझे पहचान जाना चाहिए कि ये M मेटल है कौन सा। अब ध्यान से देखो, अच्छा एक और चीज़, मैं इसको M को मेटल क्यों कह रहा हूँ, अरे ध्यान से देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है।
तो 3 का मतलब क्या है, इट कैन ईजिली लूज दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हमेशा मेटल्स होते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, दे कैन बी ईजिली लॉस्ट। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमेशा शेयरिंग करके कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो एक तरह का हो जाएगा हमारा कोवलेंट कंपाउंड। और जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि 5, 6, 7, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना लूज़ नहीं हो पाते, ये गेन कर लेंगे ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आ जाएं। जैसे कि 5 अगर 3 और गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे पूरे। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में 2 और ऐड हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ये गांठ बांध लो रूल, बार बार पूछा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट पे। मेटल्स हमेशा लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये मेटल्स नॉन मेटल्स हमेशा मिलके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे को बताओ 2,8,3 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बच्चे ध्यान से सुनो, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से उठाया गया है। बार बार इस टेबल से देखो, 2,8,3 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। वैसे ही यार 9th में हमने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है, तो आपको पता ही लगना चाहिए। आप वैसे भी 2,8,3 को ऐड करके देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 13। 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्लास 9th में हमने रटे रटाए हैं एल्यूमिनियम का। यार ट्रिक होती है, ह ही ली बी ब क नो फनी नामा गलसी पस्कल अरे क का। सो ये ट्रिक से हम याद कर सकते हैं ना। एटॉमिक नंबर 13 पे क्या आ रहा है? ना मग अल। 13 पे अल, अल मतलब एल्यूमिनियम आ रहा है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा ना 13 नंबर पे। तो ऑब्वियसली 2,8,3 इज ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई भी हुई है पिछली वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, तो एल्यूमिनियम हमें पता लग गया। अब हमें बताना है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, सल्फेट के साथ। तो यार एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। सल्फेट के साथ क्या बनेगा? Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये ना फॉर्मूलाज लिखने हमने 9th क्लास में सीखे थे। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी ठहरी 3, Cl की ठहरी 1। तो क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस वाला मेथड, क्रिस क्रॉस करना है आपको, तो AlCl3 आ जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम की ठहरी 3 वैलेंसी। सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। देखो इसके तो ऊपर चार्ज में ही हमें दिख रहा है कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। कुछ नहीं होता मतलब 1, माइनस मतलब 1, यहाँ पे -2, तो इसकी वैलेंसी 2, तो 2 उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो क्या आएगा? Al2SO4 होल थ्राइस। तो बहुत आसान है ना। अब प्रिडिक्ट विद द सूटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट M इन जनरल। यार अभी अभी मैं पता लगा कि एलिमेंट M इज अ मेटल। ठीक है, इट कैन ईजिली लूज इट्स 3 electrons and transfer it to another element that requires 3 electrons, that is a non-metal. So obviously the nature of the bond will be ionic bond, because ionic bond is formed by transfer of electrons. क्या बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है। एंड क्योंकि ये एक मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज किए जा सकते हैं और किसी नॉन मेटल को दिए जा सकते हैं जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला नॉन मेटल इजीली ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस M मेटल से आ रहा है वो गेन कर लेगा। तो मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो पता ही लग गया ना हमें। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड वेरी विद रिस्पेक्ट टू M। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ पे देखिए NCERT में आप क्लियरली दिखा रहा हूँ कि जो सोल्यूशन में होगा, बेसिकली सोल्यूशन मतलब लिक्विड या मोल्टन स्टेट, दोनों में से कोई भी आप मान के चलो, आयंस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगी। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। यार व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? मूवमेंट ऑफ आयंस ना। जब आयंस ही मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी, नहीं कंडक्ट हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस वाले पॉइंट पे उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। सो आप यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, येस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट
केरोसिन पेट्रोल में नहीं होते। एंड ये आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना। एंड दे आर जनरली सॉलिड्स फिजिकल नेचर की अगर मैं बात करूँ, दे आर हार्ड बिकॉज इनके अंदर जो इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इंटर आयनिक। वहीं अगर मैं कार्बन कंपाउंड्स की बात करूँ ना, तो उनके अंदर इंटर आयोनिक फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, इसलिए कार्बन कंपाउंड्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाले पार्ट पे, अ रेडिश ब्राउन मेटल X when heated in air gives a black compound Y which when heated in the presence of H2 gives back X एंड आइडेंटिफाई X एंड Y। यार ये सेम लाइन पता है चैप्टर नंबर 1 से उठाई गई है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ध्यान से देखो। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। एंड जब हाइड्रोजन गैस वापस पास की जाएगी CuO यानी कॉपर ऑक्साइड पे, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन्ड बैक। तो ये सेम आपसे पूछ लिया है यहाँ पर, अ रेडिश ब्राउन मेटल X, तो क्या होगा X इज कॉपर एंड व्हाट इज द ब्लैक कंपाउंड Y इज कॉपर ऑक्साइड CuO। बात समझ में आई? साथ ही वो कह रहे हैं X इज रिफाइंड। अब देखो आइडेंटिफाई करना था, सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ दो, और कुछ एक्स्ट्रा आपको कहानी नहीं लिख देनी है, ठीक है। अब X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ X इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग, ठीक है। तो अब ये क्लियरली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में हमें बताया गया NCERT के अंदर। यहाँ पे आपको डायग्राम पूछा गया, डायग्राम आप क्लियरली यहाँ पे बता सकते हो कि कैथोड पे आपको क्या लेना है बच्चे, बहुत ईजी है। जो हमारा कैथोड है उसके अंदर हम प्योर मेटल की स्ट्रिप लेंगे और इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाएंगे, ठीक है। एंड जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी का सॉल्ट सोल्यूशन होगा जिसकी मेटल की हम रिफाइनिंग करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? और जब हम इलेक्ट्रिक करंट को इस इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो प्योर मेटल एनोड से डिज़ोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, एंड इलेक्ट्रोलाइट से फिर कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा वो कैथोड पर। बात समझ में आ रही है? एंड एनोड से जो कि इम्प्योर मेटल इस पे था, इससे जो भी डर्ट होगी वो नीचे गिर जाएगी एनोड के, इसीलिए इसको एनोड मड भी, इस इम्प्योरिटीज़ को, इस डर्ट को, डस्ट को, जो भी है, इसको एनोड मड भी कहा जाता है। बात समझ में आई? तो इसका डायग्राम इजीली बन जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, आपकी आंसर की में बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि ये प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है, ये सोल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये नोड मड है, एंड यहाँ पे आपको कॉपर आयंस यानी Cu+2 आयंस को कैसे ये लोग ये आयंस एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं ये आपको शो करना है। तो ये डायग्राम प्रॉपर विद लेबलिंग 2 मार्क्स का है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब 29th क्वेश्चन कह रहे हैं, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस इन आर बॉडी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से ये उठाया गया है बच्चों। तो आयोडाइज सॉल्ट क्यों कहते हैं डॉक्टर्स आपको लेना चाहिए? बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। ये सारा आपका NCERT से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। थायरॉक्सिन ये जो हार्मोन होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर और बैलेंस प्रोवाइड करता है एक, इसीलिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन, क्योंकि थायरॉक्सिन यार ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना ये बैलेंस मेंटेन करता है। एंड ये थायरॉक्सिन हार्मोन तभी प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर जब आयोडीन जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन ही तो हेल्प करता है थायरॉयड ग्लैंड को ये हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्स। यार ये तो सेम ही पॉइंट ये NCERT बता रही है। दूसरा ये हो जाएगा कि गोइटर को अवॉइड करने के लिए आयोडीन लेना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज़ गोइटर? गोइटर इज़ द डिजीज़ ऑफ स्वोलन नेक, तो ताकि वो ना हो इसलिए भी आयोडीन को कहते हैं कि डॉक्टर्स कि आपको लेना चाहिए। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन अगर आप कहो कि बिल्कुल भी आयोडीन ना लो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए नमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन मतलब नमक, नमक के अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई होगी। देखिए आप इसको ऐसे पॉइंटर्स में कैसे लिख, 3 पॉइंट्स देखो बनाने ही बनाना है। तो पहला क्या क्या लिख सकते हो? इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल, सॉरी हार्मोन। फिर आप लिख सकते हो कि थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। देखो
अब यहाँ पे आप कहोगे सर कि ये तो थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शंस लिखे हैं। जी हाँ, उसी की फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन बात समझो ना, आयोडीन कैसे इनडायरेक्टली मदद कर रहा है इन सब चीज़ों में, वो भी तो देखो आप। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोवाइड्स बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ इन द बॉडी। एंड साथ ही आप एक और लिख सकते हो, आयोडीन हेल्प्स टू प्रिवेंट गोइटर डिजीज़, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है ना। सो बहुत सारे पॉइंट दे दिए, अब आप कुछ भी लिखते रहो। 30th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज, देखो 3 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक मार्क हर एक पॉइंट का है, ठीक है। 30th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज हाफ, या हाफ को आप ये भी लिख सकते हो 50%, ठीक है। लड़का होना या लड़की होएगी ये 50-50 होता है, इट्स नॉट कि डिपेंड करता है, इट्स ऑलवेज 50-50। अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो यार, बहुत इजी है कि सारे ह्यूमन क्रोमोसोम्स पेयर्ड नहीं होते, ठीक है। 22 ऐसे पेयर्स होते हैं जो प्रॉपरली पेयर्ड होते हैं, लेकिन एक पेयर ऐसा होता है, देखो टोटल 23 होते हैं, उनमें से 22 प्रॉपरली पेयर्ड होते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो कि परफेक्ट पेयर नहीं होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर वही डिफरेंस बताता है कि एक मतलब एक चाइल्ड लड़का होगा या लड़की। अगर वो चाइल्ड लड़की है तो उसके अंदर एक्स एक्स होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर, और अगर वो लड़का है तो एक एक्स होगा, दूसरा शॉर्ट होगा वाई। इनकी हाइट होती है, एक्स तो नॉर्मल साइज का होता है, वाई ना हल्का सा छोटा होता है एक्स से, ठीक है। तो वो एक्स वाई होगा लड़के के केस में। सो विमेन आर एक्स एक्स, मेन आर एक्स वाई, ठीक है। अब ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है जी। Hence, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. फादर से एक्स आ रहा है या फादर से वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, क्योंकि मदर से बच्चे ने हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही इनहेरिट करना है। बात समझ में आई, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड साथ में आप क्रॉस की मदद से भी बता सकते हो कि पेरेंट्स क्या है, मदर फादर, मदर में है एक्स एक्स, फादर में है एक्स वाई। गेमीट्स क्या बनेंगे इसके, एक्स एक्स, इसको ओवम भी कहा जाता है। फादर में गेमीट्स क्या बनेंगे, एक्स वाई, इसको स्पर्म कहा जाता है। एंड जब यहाँ पे आप ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, चेकर बॉक्स काइंड ऑफ स्टफ, तो F1 जनरेशन क्या निकलेगी, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। देख लीजिए ये भी हाफ 50% है, 2/4 दैट इज एक्स एक्स गर्ल चाइल्ड 50%। सिमिलरली एक्स वाई बॉय चाइल्ड इज ऑल्सो 50%। तो ऐसे आप क्रॉस की मदद से, इस चेकर टेबल मेथड की मदद से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लीजिए कैसे इन्होंने आपकी आंसर की में हाफ 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 करके हर एक स्टेप के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। एंड 50% चांसेस, ये प्रोबेबिलिटी बताने का 1 मार्क है, तो जो तो आपके हाथ में है वो तो पूरे करो, अगर रीज़न नहीं भी पता कम से कम इतना तो पता है कि हाफ हाफ चांस होता है, तो वो 1 मार्क तो अपने हाथ में करो, समझ रहे हो बात को। अब आ जाइए आप 31st क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, इसमें वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब ना इस ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली बात होता क्या है, ध्यान से समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और इसकी हाईएस्ट स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट की जो स्पीड एयर में और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो आप वैक्यूम में भी 3 × 10⁸ लेते हो और एयर में भी लाइट की स्पीड को आप 3 × 10⁸ ही लेते हो, और वही ग्लास और वाटर में वो कंसिडरेबली रिड्यूस होने लगती है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि हम हमेशा जब रिस्पेक्ट टू एयर की लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये तो फिक्स्ड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸, अभी मैंने समझाया ये सब,
मीटर पर सेकेंड। तो अब डिपेंड क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब ये हमेशा फिक्स्ड है एंड ये हमेशा हाईएस्ट होती है। अब बताया ना, हाईएस्ट स्पीड 3 × 10⁵ इज़ द हाईएस्ट। इसका मतलब बाकी सभी मीडियम से हमेशा कम ही होएगी, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम होने का मतलब ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा ना यार, बड़ा ही होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है, तो इसीलिए ठीक है। एंड दूसरा पार्ट वो क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, गिव अ रीजन वाई द रे ऑफ लाइट डज नॉट डेविएट एट द दिस बाउंड्री। इस इंटरफेस पे डेविएशन क्यों नहीं हो रहा, हालांकि एयर से एक डेंसर मीडियम यानी प्लास्टिक के अंदर जा रहा है, तो डेविएशन क्यों नहीं हो रहा। बच्चे आपको पता है ये सर्कुलर है, इस पर आप टेंजेंट बनाओगे जब, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द टेंजेंट, यहाँ कहो सरफेस, इट इज़ 90 डिग्री बच्चे। 90 डिग्री का एंगल पे ये निकल रही है एंड 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे जब भी आती है तो कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती है, इट मूव्स along the path it was coming. So यहाँ पे एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, ट्राई एंड फाइंड आउट। तो इसमें से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, तो यू विल से दैट इट पासेस अनडेविएटेड, अनरिफ्रैक्टेड इट विल पास, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही है? ओके। थर्ड कह रहे कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। अब ये एंड फ्लैट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली होगा एंड डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा है, तो द लाइट रे विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो यहाँ पे आप दिखा दीजिए, जैसे कि आंसर की में भी यहाँ पे दिखाया है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऑब्वियसली 40 डिग्री से तो ज़्यादा ही एंगल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको शो करना है। अब देखो मार्क्स आपको एरोस के मिल रहे हैं, तो एरो आपको प्रॉपरली बनाना है एंड आपको दिखाना है कि रिफ्रैक्टेड रे हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये शो होना चाहिए अच्छे तरीके से। बात समझ में आ रही है? इसके नंबर है हाफ ऑफ मार्क। हाफ मार्क आई थिंक इज़ फॉर द एरो एंड हाफ मार्क इज़ शोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान से समझो कैसे कैसे आंसर की में दिए। 32 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वेरी फेमस, इट्स द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H=I²RT। इसी को यार थोड़ा इंग्लिश में आप ग्लैमर के साथ लिख दो, है ना। क्या लिख सकते हो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर द टाइम फॉर विच द करंट इज बीइंग फ्लोन इनटू द रेजिस्टर और द कंडक्टर। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला रट्टा कर लो, H=I²RT, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, इसको बस इंग्लिश की फॉर्म में लिख देने का और नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, लिस्ट द फैक्ट। देखो ये साथ में आपको जो आपकी मार्क्स वेटेज है वो भी बताई गई है, 2+1, तो यहाँ पे 2 के हिसाब से आपको लिखना है और 1 में आपको सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, on its length, on its area of cross section and on the nature of its material, ठीक है। एंड साथ में यार आप एक और भी लिख सकते हो फैक्टर, टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। तो 4 फैक्टर्स हो गए, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो इनमें से कोई भी, इनमें से एक्चुअली आपको कोई भी 2 लिख देने हैं, वैसे तो सारे लिखोगे तो बेटर है। 1 मार्क का हाफ ऑफ मार्क भी लिख देंगे, बट बेटर है सारे लिखा हो, ठीक है, क्योंकि इनका पता नहीं 0.25 0.25 0.25 0.25 करके डिवाइड कर दें, यू नेवर नो, राइट ऑल द फैक्टर्स यू नो, ठीक है। बस आपको लिखना ही तो है, आपको एक्सप्लेन थोड़ी करना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली, ये सब नहीं बताना आपको, बस बताना है डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो डिटेल्ड। 33 क्वेश्चन पे आ जाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हाइब्रिड क्वेश्चन है, हाइब्रिड मतलब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। Ananya responded to the question, why do electrical appliances with metallic bodies are connected to the mains through a 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected with a 2-pin plug, ठीक है। तो अनन्या इसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रही है कि 3-pin plug connections reduce the heating of the connecting wires। तो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि इज़ हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट, एंड साथ में वो ये भी कह रहा है जस्टिफाई। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ अ फ्यूज़ एक्सप्लेन करो। तो यार सबसे पहले तो ये समझो कि 3 पिन प्लग चाहिए क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की वायर्स होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इन आवर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये मैंने थिंग्स टू रिमेंबर जो एंड में नहीं समरी दी होती उसमें से उठाया है। वन ऑफ द वायर्स इन द सप्लाईज विद रेड इंसुलेशन कॉल्ड द लाइव वायर, ठीक है, रेड कलर की होती है ये ठीक है। एंड दूसरी होती है हमारे पास न्यूट्रल वायर, जिसे हम कहते हैं ब्लैक कलर की वायर होती है। बात समझ में आ रही है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर्स इज 220 वोल्ट्स, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। एंड थर्ड वाली होती है अर्थ वायर, जो कि ग्रीन कलर की होती है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू मेटेलिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ द करंट टू मेटेलिक बॉडी डज नॉट गिव एनी सिवियर शॉक टू अ यूज़र। इसीलिए जो थर्ड पिन होता है ना, अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब 2 पिन से काम चल जाता है, बिकॉज इसके अंदर एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 पिन में काम चल जाता है। लेकिन अगर मैं मेटेलिक बॉडीज़ की बात करूँ ना, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा कभी कभी इनसे करंट पास हो जाता है, तो ऐसे तो शॉक लग जाएगा यूज़र को, है ना। तो इसीलिए एक थर्ड पिन की ज़रूरत पड़ती है जो कि अर्थ वायर होती है। वो अर्थ वायर कह रहा था मैं, वायर, ये एक्सेसिव करंट को कहाँ ले जाता है? अर्थ के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, अर्थ के अंदर ले जाता है ताकि यूज़र को शॉक ना लगे। बात समझ में आई? तो लीकेज ऑफ करंट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड ये अर्थ वायर की रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, तभी इसमें से ज़्यादा करंट पास हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज़? ये बहुत ईजी है यार। फ्यूज़ इज़ द सेफ्टी डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट्स ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, है ना। जब एक्सेसिवली करंट ज़्यादा हो जाता है तब ये फ्यूज़ का ना मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी, और इसलिए ये बचा जाता है सर्किट को ख़राब होने से, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपकी मार्किंग स्कीम में। चलिए, विद दिस वी कंप्लीट आवर सेक्शन सी। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आप सभी बच्चों को विद सेक्शन डी। आई होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स रह गए यार, कॉमेंट सेक्शन है, आप लिख दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दैट। आई होप सो मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन से आपको एक्सप्लेन किया। फिर भी रह गए डाउट्स, पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू देयर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी एंड फाइनली फिर सेक्शन ई कवर कर देंगे। एंड फाइनली जो भी आप बोलोगे वो इस चैनल पे होगा, ये आपका चैनल है, जो आप कहोगे वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।